अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें इसने जीती थी, 282 सीटें जीती थी। 2014 में 303 पार किया था 2019 में, लेकिन इस बार 370 का बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने खुद के लिए तय करके रखा है। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? कांग्रेस पार्टी 2014 में 44 सीटें, 52 सीटें 2019 में। इस बार की तस्वीर क्या रहती है, बड़ा सवाल बना हुआ है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी का क्या होगा? सपा के पास 5-5, 14, 2019 दोनों में सिर्फ 5 ही सीटें रही थी, जबकि टीएमसी ने 42 लोकसभा में से पश्चिम बंगाल की 22 पर कब्जा किया था। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं डीएमके का क्या होगा। यकीनन बड़ा खिलाड़ी यहां पर साउथ का अगर हम चेहरा माने तो यहां पर मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन वहां पर क्षेत्रीय दलों का जिस तरह से प्रभाव है उसको तोड़ पाने में क्या इस बार मिलेगी कामयाबी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तमिलनाडु को लेकर जेडीयू का क्या होगा, आरजेडी का क्या होगा? दूसरी तरफ शिवसेना जो टुकड़ों में बटी हुई है उसका क्या होगा? बीजू जनता दल को लेकर भी कवायद लगातार तेज है। क्या गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ जाएंगे या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे? 21 ओडिशा में सीटें हैं जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 सीटों पर बीजू जनता दल को पिछली बार जीत मिली थी और यहां पर 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा में मिली थी। इसके पहले की चर्चा की हम शुरुआत करें, एक एक पहलू पर नजर डालेंगे। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से आज के कार्यक्रम को लेकर अब से 3 घंटे के बाद जो ऐलान होना है चुनाव की तारीखों को लेकर, क्या बयान दिया गया है वो सुन लेते हैं। आज की इम्पोर्टेंस का कुछ भी सर आप दो शब्द। आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। आज की इम्पोर्टेंस का कुछ भी सर आप दो शब्द। आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। तो सभी को इंतजार है दोपहर 3 बजने का, जब चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगे। इस बार कौन करेगा बड़ा कमाल, ये बड़ा सवाल देश की जनता के भीतर इस वक्त पैदा हुआ है। और आपको बताते चले कि इस बार रिकॉर्ड भी बनने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदाता इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करेंगे, इस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं। फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। राज्यों की क्या है तैयारी, पार्टी वहां पर किस तरह से अपना पूरा दम दिखा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी आ गए हैं, जो राजनीति के हर पहलू को बारीकी से आप तक पहुंचाएंगे और आप बताएंगे कि इस बार कौन चल रहा है सबसे आगे, सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव का क्या रहने वाला है। जयंत घोषाल भी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के समीकरण आपको समझाएंगे कुमार अभिषेक, अशोक सिंघल राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय शर्मा, चुनाव आयोग ये जो बैठक करने जा रहे हैं जिसके बाद जानकारी दी जाएगी, और विजय जोशी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। आपके पास भी आते हुए सबसे पहले संजय शर्मा, आपका ही रुख करते हुए, क्या जानकारी मिल रही है? दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से अनाउंसमेंट किया जाएगा, कब वो लोग पहुंचेंगे, अभी क्या चल रहा है, इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी दें। अभी तो निर्वाचन आयोग में मीटिंग चल रही है और मीटिंग के साथ ही जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद तीनों आयुक्त और चुनाव आयोग के आला अधिकारी विज्ञान भवन पहुंचेंगे। विज्ञान भवन में उनकी वो 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है जैसी कि पुरानी परंपरा रही है। उसमें शुरुआत में कितने वोटर हैं, कितने बूथ होंगे, क्या क्या सुविधाएं होंगी, कितने ऑब्जर्वर्स होंगे, ऑब्जर्वर्स के साथ कैसे वो सारी चीजें होंगी, जनता कैसे अपनी भागीदारी निभा सकती है। और लगभग 3:45 बजे के आसपास मुझे उम्मीद है कि चुनाव की तारीखों का, कितने चरणों में चुनाव होंगे, वो सारी चीजों का ऐलान होगा। लेकिन जहां तक सूत्र बता रहे हैं 6 से 7 चरणों में चुनाव होंगे, और जो बड़े राज्य हैं और संवेदनशील राज्य हैं वहां 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कुछ राज्य जो छोटे राज्य हैं और जहां शांति रहती है, जहां आसानी से चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वहां 1-1 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन जहां महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इनमें 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, इसमें 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और पूरे देश के साथ साथ हमारी आपकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, जाहिर है। अशोक, आपकी भी धड़कनें बढ़ी होंगी। अभी के मौजूदा सियासी समीकरण क्या बता रहे हैं? चुनाव आयोग के आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? इन्होंने तो बता दिया है कि 3:45 बजे के आसपास अनाउंसमेंट होगी, तारीखें सामने आएंगी, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से पहले विस्तार से जानकारी दी जाती है बारीकी से। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं अशोक? नहीं, जो संजय बता रहे हैं वो 6 से 7 फेजेस में
चुनावों की घोषणा हो सकती है, फेजीज में चुनाव होंगे, लेकिन पार्टियां बिल्कुल तैयार हैं। खासतौर से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि सबको पता है कि अप्रैल और मई के बीच में चुनाव होते हैं और उसको देखते हुए पिछले कई दिनों से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। आधे से ज्यादा बीजेपी ने कर दिया। पहली लिस्ट 195 की थी, उसके बाद 100 के करीब उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन उधर कांग्रेस ने भी किया। तमाम पार्टियां गठबंधन सहयोगियों की तलाश इस बार की है। बीजेपी में और कई सहयोगी जुड़े हैं, लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, बीजेपी विकास के एजेंडे को आगे लेकर चल रही है। मोदी ने एक पत्र भी लिखा देशवासियों के नाम, जिसमें साफ तौर से कहा कि हमारा 10 साल में लगभग जो 10 साल हुए हैं उसमें विकास के एजेंडे को हमने आगे बढ़ाया और उसी एजेंडे को लेकर के हम आगे चलेंगे। इसके लिए उन्होंने आशीर्वाद और सहयोग मांगा देशवासियों से। उधर कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव को ले जाना चाहती है, सरकार की खामियों को लेकर के, अपनी गारंटियों को लेकर, लेकिन मोदी की अपनी गारंटी है। मोदी ने कहा कि जो गारंटी मोदी देगा उस गारंटी को पूरा किया है, जो वादा किया था उसको निभाया और आने वाले समय में जो अगले 5 साल होंगे उसमें और आगे लेके जाएंगे। तो अपनी अपनी तैयारियां पार्टियों ने की, अपने अपने मुद्दे पार्टियों ने तय कर रखे हैं और उसी को देखते हुए आज चुनाव की जो घोषणा है और ऐसा लग रहा है कि इस बार का सबसे बड़ा बीजेपी का नारा बनने वाला है मोदी का परिवार। और मोदी के परिवार को लेकर सवाल बिहार से उठाए गए थे। सीधे पटना रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, अब चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, आगे क्या करेंगे पशुपति पारस, चिराग पासवान, कई तरह के सवाल हैं, लेकिन एनडीए का खेमा बेहद मजबूत हो चला है। फिलहाल वहां की परिस्थिति क्या बता रही है? अब चूंकि बहुत कम वक्त, 2 घंटे 49 मिनट बाकी हैं तारीखों के ऐलान में। बिल्कुल चित्रा, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार कल हो गया है, तो एक जो बड़ा मामला फंसा हुआ था पिछले 1.5 महीने से, वो मामला जो है उसका निपटारा हो गया है। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार की सरकार में अब 30 मंत्री हो गए हैं और कामकाज भी जो है वो शुरू हो गया है। आज जो है विभागों का बंटवारा भी किसी भी समय हो सकता है। तो दूसरी बात जहां पूछ रही थी चिराग पासवान और पशुपति पारस का मामला है, तो देखिए ये मामला जो है अभी उलझा हुआ है। कल केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि बिहार को लेकर भी 1 हफ्ते में जो है वो ऐलान किया जाएगा, यानी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेच जो है वो लगता है फंसा हुआ है। हालांकि चिराग पासवान का चैप्टर तो है उसको सील कर दिया है बीजेपी ने 5 सीट उनको देकर, लेकिन पशुपति पारस मानने को तैयार नहीं है। कल ऐलान कर दिया कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए में रहकर तो वो लड़ नहीं पाएंगे, संभव नहीं है, तब वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है चित्रा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कल हमारे ही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ये कहा है कि 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। क्या मिलेगी कामयाबी पशुपति पारस को मना पाने में? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश रुख कर लेते हैं, कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 80 लोकसभा सीटों का सवाल है, वहां पर क्या है तैयारी? सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अब की बार किसकी सरकार? बिल्कुल चित्रा, नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं और बीजेपी भी उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है। उसे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो 80 में 80 का दावा तो कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी सीट उसके आसपास जीतेगी, ऐसा बीजेपी के इनसाइडर्स भी मानते हैं। तैयारियों के लिहाज से बात करें चित्रा, तो लगातार मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। जगह जगह शिलान्यास, अनावरण, ये तमाम चीजें हुई हैं। प्रधानमंत्री जो सबसे वीक एरिया रहे हैं, चाहे पूर्वांचल 2022 में रहा या फिर जो मुरादाबाद मंडल है, पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री ने 2 दौरे किए हैं पूर्वांचल के, जिसमें वाराणसी का 2 दौरा और साथ साथ आजमगढ़ का। इसके अलावा संभल का भी वो दौरा कर चुके हैं। तो जो पुराने जो मजबूत और कमजोर इलाके हैं उसको भी बीजेपी देख रही है और खासकर कमजोर जो उसका इलाका है वहां पर उसके ज्यादा तवज्जो दे रखी है। 51 सीटों का उसने ऐलान कर रखा है और अब दूसरी जो बची हुई सीटें हैं उनका ऐलान होना बाकी है। उधर अखिलेश यादव ने भी लगभग 37 से 38 सीटों का अपना ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के पास भी 17 सीटें दे दी गई हैं। अभी उनके सीटों का ऐलान होना बाकी है कि राहुल और प्रियंका वहां से लड़ेंगे या नहीं। अमेठी या रायबरेली से मायावती की तरफ से भी धीरे धीरे ऐलान होने शुरू हो गए हैं, लेकिन सबकी नजरें आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जब ऐलान होगा कि कब यहां पर चुनाव होंगे। लेकिन 80 सीटों के लिए सभी दल कमर कस के तैयार हैं। चित्रा, अपनी अपनी सबकी तैयारियां हैं। सीधे ब्रिजेश जोशी का रुख कर लेंगे, वो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रात 8 बजे आने वाले हैं। देश की जनता के जेहन में किस तरह के सवाल हैं जिसका जवाब वो प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं?
देखिए, साफ तौर पे जब भी इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ है, चाहे गृह मंत्री की बात हो या प्रधानमंत्री की, उन्होंने हर मुद्दे पे बात की है। कल भी जैसे केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के हर सवाल का जवाब दिया था, आज प्रधानमंत्री भी जब इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आएंगे तब वही बात करेंगे। उनकी सरकार ने जो 10 साल में काम किया है और किस तरह से आगे का रोड मैप उनका रहेगा। उन्होंने बार बार कहा है कि हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं और उस वक्त हम जो फैसले लेंगे बहुत बड़े फैसले होंगे और 2047 में महान और विकसित भारत की संकल्पना पूरी करनी है। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कल गुजरात से अपने चुनावी प्रचार का ब्यूगल फूंका तब उन्होंने यही कहा था कि हम मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। 2047 के लिए महान भारत की जो संकल्पना है उसमें हर मतदाता को जोड़ना है, हर मतदाता जो है वो बीजेपी के साथ आए, ऐसा पूरा जो है वो व्यवस्था कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाए, ये सीधा मैसेज उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया था। तो आज जब प्रधानमंत्री इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आएंगे तब वही देखना होगा कि जो 10 साल का तो बात है, रोड मैप की बात प्रधानमंत्री करेंगे, पर आने वाले दिनों में वो कौन से बड़े फैसले होंगे वो सब लोग जानना चाहते हैं। कि तीसरी टर्म में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ बड़े फैसले भी आएंगे, उन्होंने संसद में भी कहा था और बार जब भी वो चुनावी प्रचार में आए तब भी उन्होंने कहा। तो अब सबकी नजरें वही है कि आने वाले सालों में क्या बड़े फैसले बीजेपी लेकर आएगी। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने उसका एक बात भी कर दी कि हमारा संकल्प पत्र आएगा, उसमें आपको वो सब देखने को मिल जाएगा। तो संकल्प पत्र के लिए भी जो है बीजेपी पूरे देश में हर लोकसभा में एक रथ भेज चुकी है जहां पे लोगों से जो है सुझाव मांगे जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी की पूरी संकल्प कमेटी है वो उसके ऊपर विचार कर रही है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त रवीश पाल भी जुड़ चुके हैं भोपाल से। एमपी के मन में मोदी है, ये नारा तो कमाल कर गया था 2000 अभी जो चुनाव बीते हैं विधानसभा के, लेकिन अब लोकसभा की बारी है, 29 सीटें हैं। वहां की जो जनता है वो प्रधानमंत्री से किन सवालों का जवाब जानना चाहती है रवीश? जी बिल्कुल, इस समय अगर हम बात करें तो चित्रा, जो एमपी के मन में मोदी नारा दिया था और खासतौर से जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो यहाँ संगठन की जो ताकत है उसकी बहुत बात होती है और इस बार भी इसी संगठन के दम पर भाजपा जो है वो दावा कर रही है कि वो 29 की 29 लोकसभा सीट जीतेगी। तो हमारे साथ इस समय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मौजूद हैं। शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष कहा जाता है विष्णुदत्त शर्मा को, लेकिन जानते हैं कि क्या शुभंकर अध्यक्ष इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट जो एक बड़ा दावा है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा हो पाएगा क्या? तैयारी क्या है आखिर भाजपा की यहाँ पे, क्योंकि छिंदवाड़ा कांटे का रोड़ा है आपके सामने। रवीश जी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ती है और 29 की 29 सीटें जीतने का संकल्प तो भारतीय जनता पार्टी का है ही। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हर बूथ पर 64,523 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें संकल्प दिलाया है, हर बूथ पर 370 प्लस वोट बढ़ाकर इस बार रिकॉर्ड बनाना, ये हमारी तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर है। वर्तमान में अभी हमारा बूथ विजय अभियान चल रहा है। हर बूथ पर सभी नेता उतरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे कैबिनेट के मंत्री हैं, और हर बूथ पर हम 10% वोट शेयर जो हमने 370 प्लस के बारे में कहा है, इस बार हम इतिहास बनाएंगे। लेकिन बीडी जी, अगर जनता साथ में है तो फिर क्या वजह है कि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के अंदर जनता का, राजनीतिक दल के लोगों का विश्वास जागृत हो रहा है। उनको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा मन संतुष्ट है। हमें लगता है कि कुछ करना है राजनीतिक क्षेत्र में तो हम मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाकर के ही कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, और केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक लोग, कलाकार आ रहे हैं, हमारे खिलाड़ी ज्वाइन कर रहे हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया। तो अलग अलग प्रकार के लोग भी आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विश्वास उन्हें जागृत हो रहा है। और जब नेता के प्रति विश्वास जागृत होता है तो लोग आते हैं और ये कारवा बढ़ता चला जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस बार हम अपने माइक्रो मैनेजमेंट में हमने हर बूथ चुनाव पर लड़ने का हमारा संकल्प है। बूथ पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है सकारात्मक वातावरण के बाद, और 370 प्लस का टारगेट हम पूरा करेंगे। और इस बार 58% से 10% वोट शेयर बढ़ा करके 68% से ऊपर हम जाएंगे। जी 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 चित्रा, अब जो दावा किया जा रहा है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी, इस पर रहेगी हमारी नजर। अपने खास मेहमानों का जल्दी जल्दी रुक कर लेते हैं। शशि शेखर जी, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे आएंगे और लोगों के जहन में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब आज तक इंडिया टुडे जानने की कोशिश करेगा जब उनका संबोधन होगा। किस तरह के सवाल हैं जिसको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद इस कॉन्क्लेव में जवाब जरूर देना चाहिए? देखिए, मोदी जी आज क्या बोलेंगे इस पर थोड़ा सा, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति है जो चौंकाते रहे हैं, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन अगर आप इधर के दिनों में देखिए तो उन्होंने 3 बातों को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है।
उन्होंने अपना समूचा व्यक्तित्व दांव पर लगाया है लॉजिक के साथ कि मोदी की गारंटी है ये, मोदी ने अब तक ये काम आपके लिए किया है, आगे जो बोल रहे हैं हम वो भी करके दिखाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने अपने संगठन पर से पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं होने दी है। अभी आपने बीजेपी के अध्यक्ष की बातें सुनी मध्य प्रदेश की, ऐसी ही बातें लगभग उनका हर प्रदेश अध्यक्ष करेगा। और तीसरी बात, मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं चित्रा, और ये मैं चौंकाने वाली बात आपको कह रहा हूं कि 2024 में थोड़ा संघर्ष उनके पास सामने कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कम है, आपको लग रहा है? मैं बता रहा हूं कैसे। 2029 की वो तैयारी कर रहे हैं, ये भी मैं बता रहा हूं कैसे। आप जरा ये देखिए कि वो दूसरे नंबर की पार्टी है उड़ीसा में, लेकिन उन्होंने उड़ीसा में समझौता किया सत्तारूढ़ पार्टी के साथ। आमतौर पर पहले और दूसरे नंबर की पार्टियां समझौता नहीं करती। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पंजाब में देख लीजिए, उन्होंने इसी लॉजिक पे नहीं किया कि हम तो पहले दूसरे नंबर पे हैं, क्या करेंगे समझौता करके। वामपंथियों को देख लीजिए, केरल में समझौता नहीं किया, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के किया।